हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका तुम हुआंग की गुफाएं चल रहा था और गुफाओं के भित्ति चित्र आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। जो आपका अधूरा रह गया था भित्ति चित्र वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देन जो है रेशमी पट चित्रण देखेंगे और उसकी जो अनुकृतियाँ कहाँ कहाँ पे उनकी कॉपी करके चित्रण बनाए गए हैं वो देखेंगे। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था भित्ति चित्र वो थोड़ा सा बताती हूँ, देन हम उसका बचा हुआ हिस्सा इसमें पढ़ते हैं। तो भित्ति चित्र में बताया था आपको कि तुंग हुआंग में जो है मूर्ति कला की अपेक्षा क्या चित्रकला ज़्यादा प्रधान है, मतलब चित्रकला को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और अनुमान है कि जो तुंग हुआंग के प्रत्येक भित्ति चित्र हैं वो हर उस पे छत पे बनाए गए हैं, सभी छतों पर भित्तियों पर बनाए गए हैं। और जो गुफाओं की खुरदुरी भित्ति थी, दीवार थी उनकी, जो उनका सरफेस था, उन्होंने क्या किया, उस पर भूसी और पशुओं के बाल मिलाकर चिकनी मिट्टी का लेप लगा देते थे। और दीवारों को एक सा मतलब पूरा सपाट बनाने के बाद मिट्टी और बारीक खड़िया और सरेस को मिला के एक पतला सा लेप उस पर या अस्तर या लेयर उस पर लगाते थे। फिर उसके बाद ये टेम्परा विधि द्वारा चित्रण करते थे। और ये पहले जो चित्रण करते थे वो किस पे करते थे? स्टार्टिंग वो कोयले और रंगीन बत्ती से रेखांकन करते थे, फिर गेरू से और काले रंग से इनको पक्का कर देते थे, मतलब फाइनल टच उन्हीं से देते थे। और छिद्रयुक्त अथवा कटी फटी हुई आकृतियों से भी चित्र उकेरे जाते थे और सीधी रेखाओं द्वारा भी उकेरे जाते थे। आभा मंडल आज भी गोलाई लिए हुए बनाया हुआ है, जो कि ये जो आभा मंडल बनाते थे वो सूत से, रस्सी से बनाते थे। और गेरू, हरा, नीला, काजल, सिंदूर रंग का भी प्रयोग हुआ है। उत्तरी वेद शासन काल की प्राचीनतम जो गुफाएं हैं वो 32 हैं और इनमें से 249, 251 तथा 257 के चित्र सबसे सर्वोत्तम हैं। उनकी शैली में कई प्रभावों का सम्मिश्रण भी है। बुद्ध की जो मुद्रा बनाई गई है, जो जेस्चर बनाए गए हैं, पोजीशन बनाए गए हैं, वो चीनी बनाए गए हैं और इसमें सपाट अलंकारिकता में बदल गई है। बुद्ध जीवन की जो जातक कथाएं हैं वो दिखाई गई हैं, अप्सराओं का अंकन किया गया है। तो ये जातक कथाओं के बहाने जो चीनी चित्रकार हैं उनको अभिरुचियां भी दिखाने का अच्छा अवसर मिला हुआ है। जातक कथाओं का अंकन प्रायः बाएं से दाएं ओर बनाया गया है। दृश्यों का चित्रण इस प्रकार हुआ है मानो लंबे रेशमी चित्रपट के दृश्य के टुकड़े काट काट कर 3 पट्टियों में दीवार पर ऊपर नीचे लगा दिए गए हैं। तो देखिए, जातक कथाओं का भी अंकन यहाँ पे हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है? बाएं से दाएं क्रम में अधिक हुआ है। और जो दृश्यों का चित्रण है वो इस प्रकार हुआ है, जैसे रेशमी पटचित्र आपको दिखाया था तो उसी प्रकार हुआ है, जैसे कि दृश्यों को टुकड़े टुकड़े काट कर इन्होंने दीवार पे लगा दिया हो, ऐसा चित्रण किया गया है। और इनकी जो तुंग हुआंग की चित्रकला है वो थांग काल में चरम उन्नति पर पहुंची और इस युग में जो है विशाल चित्र संयोजन करते थे। रंग का भी बहुत संगतिपूर्ण और सूक्ष्मता से उसको युक्त करते थे या सूक्ष्म भेद में युक्त करते थे। तो विशाल संयोजनों में दैनिक जीवन का चित्रण भी हुआ है, डेली रूटीन के चित्रण भी इन्होंने बनाए हुए हैं और इनमें विभिन्न विभिन्न जातियों के पृथक पृथक चित्र बनाए हैं। उनकी अलग अलग विशेषता हैं जो सरलता से पहचानी जा सकती हैं। और चीनी संरक्षकों और दानदाताओं की आकृतियाँ भी व्यक्ति चित्र की भांति ही बनाई गई हैं। गुफा संख्या 96 अत्यंत विशाल है, सबसे बड़ी है ये गुफा संख्या 96 और दीवारों पर तत्कालीन सुंदर चित्र रेखाएं अब भी दिखाई देती हैं। गुफा संख्या 112 जो है वो इसी युग की मानी जाती है। चीनी दृश्य चित्रण के विकास में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें विस्तार की जो भावना उत्पन्न हुई वह किसमें? शोंग काल के दृश्य चित्रण में विकसित होती है। अभी आप शोंग काल आगे पढ़ेंगे उसके लैंडस्केप, तो आपको ये चीज़ें पीछे समझ में आएंगी। और यहाँ पे 777 ईस्वी के उपरांत यहाँ की कला की गति जो है वो मंद हो गई और 9वीं शती में के पश्चात ये पुनः फिर से प्रारंभ हो गई। तो हम देखते हैं जो इसके भित्ति चित्र बताया था अधूरा रह गया है वो और क्या क्या है इसमें। तो तुंग हुआंग में युआन काल से पूर्व फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। लगता है कि रंगों को बहुत अधिक परिष्कृत करके नहीं लगाया गया। आकृतियों की भारी सीमा रेखाएं, कठोर जड़ स्थितियां, मुख्य मुद्राएं और वस्त्रों की नुकीले सिकुड़ने, अजीब सी मुद्राएं, पैर दूर दूर अंकित किए गए। तो यहाँ पे जो फ्रेस्को पद्धति का यूज़ हुआ है तो इससे पहले नहीं मिलता है। और जो इन्होंने रंगों को लगाया हुआ है वो परिष्कृत करके, मतलब बहुत ही सफाई के साथ रंगों को यूज़ नहीं किया गया है। और आकृतियों की जो सीमा रेखाएं हैं, जो आउटलाइन बनाई है इन्होंने, वो बहुत भारी बनाई हैं, मतलब बहुत ब्रॉड बनाई हैं इन्होंने। और जड़ स्थितियाँ दिखाई गई हैं, मतलब इन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से इनके जो है जेस्चर नहीं बनाए हैं, पोजीशन नहीं बनाए हैं। और जो इनकी मुख मुद्राएं हैं तो रंगों को इन्होंने बहुत ही परिष्कृत नहीं लगाया, मतलब क्लासी ढंग से यूज़ नहीं किया है। और आकृतियों की बताया अभी कि भारी सीमा रेखा मतलब ब्रॉड लाइंस का यूज़ किया है, कठोर स्थितियाँ, जड़ स्थितियाँ बनाई हैं।
और इनकी जो मुख्य मुद्राएं हैं, वस्त्रों की नुकीले सिकुड़ने हैं, वो बहुत अजीब सी बनाई गई हैं, अजीब अजीब सी मुद्राएं बनाई गई हैं और दूर दूर पैर भी अंकित किए गए हैं। इनके पश्चात क्रमशः लोयांग तथा लुईमेंग गुफाओं की रचना हुई तथा गुफा चित्रकला की यह शैली पिंग यांग तुंग में परिपक्व हुई। यहाँ दीवारों पर रिलीफ में देवताओं, जातक कथाओं तथा पवित्र आकृतियों का अंकन किया गया है। तो तुंगहुआंग गुफाओं के बाद जो है वो लोयांग और लुईमी गुफाओं की रचना हुई है। और जो गुफा की चित्रकला है, जो चित्रकला के स्टाइल है इनका, वो कहाँ पे परिपक्व हुआ? पिंगयांग तुंग में परिपक्व हुआ। और यहाँ पर जो दीवारों पर चित्रण बना है वो रिलीफ चित्रण बना हुआ है और देवताओं, जातक कथाओं तथा पवित्र आकृतियों का अंकन किया गया है। इस प्रकार चीन में एक प्रौढ़ शैली का अस्तित्व सिद्ध किया गया, जिसका उद्भव संभवतः दक्षिणी चीन नॉनकिंग में हुआ था और वहीं से उत्तरी चीन होती हुई जापान पहुंची। तो जो चीन का स्टाइल डेवलप हुआ वो जो है उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। और किसमें इसका उद्भव मिलता है? दक्षिणी चीन के नॉनकिंग में हुआ था और वहीं से वो उत्तरी चीन होती हुई जापान पहुंचेगी। तो अभी जापानीज़ आर्ट जब पढ़ेंगे आप तो आपको जो है पता चलेगा कि कैसे स्टाइल को ये लोग बनाते थे, किस स्टाइल में। अब आपका सेकंड है, आपका तुंगहुआंग की गुफाएं और भित्ति चित्र खत्म हुआ। देन आपका रेशमी पट चित्रण स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं रेशमी पट चित्रण में क्या है। हान युग के चित्रों में कथा का अंकन निरंतर नहीं होता था। रेशमी पटों पर कथानक संबंधित का एक अंश स्थान पर लिख देते थे। देखिए यहाँ पे जो है क्या किया इन्होंने, कंटिन्यू अंकन नहीं किया चित्रों की कथाओं का। तो यहाँ पे चित्रण बनाते थे कथाओं को और कथाओं से संबंधित पूरा एक पोर्शन में ये लोग लिखने के लिए स्थान छोड़ देते थे, फिर वहाँ पे लिखते थे। आगे देखते हैं। फिर एक वर्ग अथवा आयत पर आधारित चित्रण किया जाता था। इस प्रकार किसी कथा से संबंधित अनेक चित्र पृथक पृथक अंकित किए जाते थे और बीच बीच में काव्यांश लिख दिए जाते थे। इस युग की यह प्रवृत्ति बदली। तो यहाँ पे क्या करते थे? वर्ग, स्क्वायर बनाते थे, रेक्टेंगल, आयत बनाते थे और उसी पर आधारित चित्रण करते थे। फिर ये कथा बनाने के बाद, अलग अलग कथाओं के चित्रण करने के बाद ये बीच बीच में जो इनसे रिलेटेड चीज़ें होती थी वो लिख देते थे। तो ये जो है इस युग में बदलाव देखने को मिलता है। तो घटनाओं का निरंतर वर्णात्मक पद्धति से अंकन होने लगा। अनुमान है कि बौद्ध चित्रपटों के साथ साथ यह विधि भी भारत से पहुंची, किंतु यह प्रवृत्ति इस युग के सभी कलाकारों में नहीं मिलती है। तो इन्होंने क्या किया? घटनाओं को कंटिन्यू इन्होंने वर्णात्मक मतलब बहुत डिटेलिंग के साथ उसको यूज़ किया और अंकन इसका करने लग गए। अनुमान है कि ये जो बौद्ध चित्रपट हैं, यह विधि जो है भारत से चीन पहुंची थी, किंतु यह प्रवृत्ति इस युग के सभी कलाकारों में विद्यमान या उनमें सभी कलाकारों में नहीं मिलती है। सम्राट लियाई युआनती ने 555 ईस्वी में गद्दी छोड़ते समय 2000 से भी अधिक पुस्तकों तथा चित्रों का अपना निजी संग्रहालय जला दिया था। अतः उस समय की कलाकृतियां उपलब्ध नहीं है। तो देखिए जो लियांग युआनती था सम्राट, उसने क्या किया? 555 में जब अपनी गद्दी छोड़ी तो इसने अपने 2000 से भी अधिक पुस्तकें और चित्रों को जला दिया। जो इसका पर्सनल म्यूजियम था, निजी संग्रहालय था उसको, और उसकी कलाकृतियां इसलिए उस टाइम की उपलब्ध नहीं है। उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उनके संग्रह के चित्रों में कन्फ्यूशसवाद, बौद्ध मत, काव्य के कथानक, प्रसिद्ध उद्यान तथा पर्वतों के दृश्य, ताओवादी दृश्य, नक्षत्रों, ग्रामीण जनजीवन आकृतियां तथा ऐतिहासिक एवं मिथकीय विषय चित्रित किए गए हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य थे। तो जो इनका संग्रह था, जो इनका स्टोर था पूरा चित्रों का, उनमें इन विषय से रिलेटेड किससे? कन्फ्यूशसवाद, बौद्ध मत, काव्य कथानक, प्रसिद्ध उद्यान, पर्वतों के दृश्य, ताओवादी दृश्य, ग्रामीण जनजीवन, ऐतिहासिक और मिथकीय चित्र, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे उनके म्यूजियम में, संग्रहालय में वर्क था। और इनके जो पृष्ठभूमि थी वो उनमें प्राकृतिक दृश्य, लैंडस्केप बनाए गए थे। चित्र प्रायः खड़े, चौखट या लंबे कुंडली रेशमी पटों में अंकित किए गए हैं। तो वर्टिकल आपको बताया था कि चित्रण करते थे और फिर ये दीवारों पर लटकाए जाने वाली पिछवाइयाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत से पहुंची। तो पिछवाइयाँ जो है वो भारत में पहले बनती थी। तो ये जो है ये लटकाए जाने वाले जो चित्र हैं, बैनर्स हैं, कुंडली चित्र हैं, वो बौद्ध धर्म के साथ साथ, बौद्ध धर्म जैसा कि अभी बताया कि भारत से ही पहुंचा था, वैसे ही ये चित्रण तकनीकी भी वहाँ पे पहुंची चीन में। अब पट की चित्रण की अनुकृति, तो पट चित्रण की अनुकृति देखते हैं कहाँ कहाँ पे की गई। जो यहाँ पे रेशमी पट चित्र बनते थे। इस समय की शैली का कुछ अनुमान उत्तरी कोरिया में सुरक्षित क्षेत्रों से किया जाता है।
यहाँ जहाँ पत्थर के एक ताबूत पर उत्तरी चीन की शैली के उदाहरण सुरक्षित हैं। तो कोरिया में, उत्तरी कोरिया में इसके कुछ साक्ष्य, उसके कुछ चीज़ें वहाँ पे सुरक्षित हैं, एग्जाम्पल जो हैं इससे रिलेटेड मिलते हैं और इनकी ही स्टाइल में वर्क हुआ है। ये एक पत्थर की ताबूत पर यहाँ पे चित्रण किया गया है और संपूर्ण वातावरण पर सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनाया गया है। यह इतने आकर्षक है कि किसी कुटिली पट की ही अनुकृति प्रतीत होते हैं। तो मान रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर हैं। तो देखने में लगता है कि वो कुंडली चित्रण की ही कॉपी करके बनाए गए हैं। लगभग 6 प्रकार के वृक्ष दिखाए गए हैं जिनमें वायु की गति दिखाई गई है। दूर के पर्वतों के ऊपर आकाश में मेघों की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे जो है 6 प्रकार के वृक्षों का अंकन दिखाया गया है और वायु की गति दिखाई गई है। और इसमें जो है पर्सपेक्टिव के लिए इन्होंने दूर पर्वतों के ऊपर क्या दिखाया है, आकाश में मेघ बादल जो दिखाए हैं वो पूरे एक लाइन में दिखाए गए हैं। इसे इस युग की तकनीकी कमी कही जा सकती है। चित्रण की तकनीकी सुलिपि शैली से बहुत मिलती जुलती है। विषय कन्फ्यूशसवादी है किंतु दृश्य की भावना ताओवादी है। तो ये जो ताबूतों में इन्होंने अनुकृति की है, कॉपी की है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो टेक्निक है वो नई, इन्होंने कोई नई शैली विकसित नहीं की और ये जो है इसीलिए कमी कही जा सकती है कि उन्होंने कॉपी करके वो चीज़ें ताबूतों पे भी बनाई। और इनकी जो टेक्निक है वो सुलिपि शैली जैसी मिलती जुलती है। जो इनके सब्जेक्ट हैं वो कन्फ्यूशसवादी हैं, जो दृश्य हैं वो ताओवादी हैं। तो ये जो है आपका पटचित्रण की अनुकृति खत्म हुआ। तो हुआंग की गुफाएं खत्म हुआ, आपका रेशमी पटचित्र खत्म हुआ। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई भी मीनिंग, कोई भी जो पॉइंट है वो, तो आप मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।